मैंने आपको बताया कि सूक्ष्मजीव कार्बनिक अपशिष्टों को अपघटित करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। अब सूक्ष्म जो जीव है हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी है। हमारे को कई प्रकार के रोग भी प्रदान करते हैं। तो पढ़ते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं जो मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। रोगाणु किसे कहते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करते हैं तथा कुछ अन्य प्रकार से हानिकारक गतिविधियां करते हैं। जैसे पहले बात करते हैं मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा शरीर में क्या करता है? प्रवेश करता है तथा व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण होता है। जैसे अभी चल रहा है कोरोना जो रोग है, संक्रमित वस्तु के द्वारा सीधे संपर्क में आने से, हाथ मिलाने से, श्वास के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अतः उचित दूरी बनाए रखें। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल या भोजन द्वारा कायिक संपर्क करते हैं, संसरणीय रोग कहलाते हैं। इन रोगों के मुख्य उदाहरण है हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। और जो कोरोना है वो भी संसरणीय रोग है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के रूप में हजारों रोगकारक वायरस वायु में आ जाते हैं तथा यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। जैसे मक्खी है, मक्खी कूड़े और जंतु के अपशिष्ट पर बैठती है और रोगाणुओं को लेकर स्थानांतरित कर देती है। इसके अलावा मादा एनोफिलीज मच्छर है। मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग होता है। मादा एडिस मच्छर के कारण डेंगू का वायरस होता है, जिससे डेंगू रोग हो सकता है। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को एक जगह रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों में पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और आसपास के स्थानों को साफ रखना चाहिए। इस प्रकार हम मलेरिया, डेंगू जैसे रोगों से बचे जा सकते हैं। आगे आपको एक सारणी दे रखी है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग है, इनके संचरण का तरीका बताया गया है और बचाव के उपाय बताए गए हैं। जैसे बात करते हैं क्षय रोग की। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। संचरण का तरीका इसका वायु है। खसरा रोग वायरस के कारण होता है। संचरण का तरीका इसका भी वायु है। अगला आता है चिकन पॉक्स, वायरस के कारण होता है। संचरण वायु या सीधे संपर्क के कारण होता है। पोलियो भी वायरस के कारण होता है, वायु या जल के कारण होता है। इन सभी से बचाव के उपाय है पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की खुद की स्वयं की वस्तुओं को भी अलग रखना चाहिए और समय पर पोलियो का टीका, चिकन पॉक्स, खसरा आदि का टीका लगाना जरूरी होता है। बात करते हैं हैजा और टाइफाइड की। इनका रोग कारक जीवाणु होता है। ये हमें जल या भोजन के द्वारा संचरण होता है। इनका बचाव के उपाय है व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना, भलीभांति पका हुआ भोजन करना, उबला हुआ पानी पीना और टीकाकरण करना। बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। वायरस के कारण होता है। संचरण का तरीका जल है। उबले हुए पेय जल का उपयोग करना और टीका लगाना। बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया का रोग कारक प्रोटोजोआ है। नोट कर लीजिएगा, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। संचरण का तरीका मच्छर है और मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। और जो डेंगू है वो होता है एडीज मच्छर के कारण। बचाव के उपाय मच्छरदानियों का प्रयोग करना, मच्छरों को भगाने वाले रसायन का उपयोग करना, कीटनाशक का छिड़काव करना, प्रजनन को रोकने के लिए जल में किसी स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना। अब जंतुओं में रोगकारक जीवाणु कैसे पहुंचता है?
अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग के कारक नहीं होते हैं, परंतु दूसरे जंतुओं में भी होता है। इसके लिए एंथ्रेक्स मनुष्य व मवेशियों में होने वाले भयावह रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें गाय के खुर और मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। और एंथ्रेक्स रोग कारक की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1876 में। 1876 में रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की क्या की थी? खोज की थी, जिससे एंथ्रेक्स रोग होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अब जो पौधे हैं, अपने फसलें हैं, गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा आदि, इनमें रोग कारक कैसे होते हैं? फसल की उपज में कमी क्यों होती है? इसमें भी सूक्ष्मजीवों का क्या है? प्रभाव है। तो आपको एक सारणी के द्वारा समझाते हैं। जैसे नींबू है, कैंकर है, उसमें सूक्ष्मजीव जीवाणु होता है और संचरण का तरीका क्या होता है? वायु होता है। गेहूँ की रस्ट में कवक होता है सूक्ष्मजीव, और संचरण का तरीका वायु एवं बीज होते हैं जो गेहूँ की फसल को खराब कर देते हैं। अब जैसे भिंडी की पीत है, उसमें वायरस के कारण होता है और संचरण का तरीका कीट के द्वारा होता है। खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं तो मित्रों, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, भाई कई बार खाना खाने पर फूड पॉइजनिंग की शिकायत भी हो जाता है। ये विषैले जीवाणु के कारण से होती है। यह भोजन को विषाक्त मतलब जहरीला बना देता है, जिससे सेवन से मनुष्य भयंकर रूप से क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। अतः इसका बहुत ही ध्यान रखना आवश्यक होता है। बात करते हैं खाद्य परिरक्षण की। खाद्य परिरक्षण में अपन ने पहले अध्याय में पढ़ा था। खाद्य परिरक्षण वह स्थान जहाँ पर खाद्य को सुरक्षित रखा जाता है भंडार गृहों में, उसे क्या कहते हैं? खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य परिरक्षण के सामान्य तरीके उपयोग करके हम अपने घरों में सूक्ष्म जीवों से बचाव कर सकते हैं। जैसे गेहूँ वगैरह के लिए दीमक ना लगे, उसके लिए कपूर की गोलियाँ, नीम के पत्ते आदि रखना। रासायनिक उपचार, सबसे पहला आता है अपना रासायनिक उपचार। नमक व खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। सबसे उपयोगी क्या क्या है? नमक और तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में किया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक के रूप में काम आते हैं। पहला आता है अपना नमक द्वारा परिरक्षण। नमक का उपयोग मांस व मछली के परिरक्षण के लिए किया जाता है। अगर लंबे समय तक मांस और मछली को खराब होने से बचाना है तो अपन नमक का उपयोग करते हैं, जिससे इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। इसके अलावा जो खट्टी चीज़ें हैं, आम, आंवला, इमली के परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आता है चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों में क्या रहती है? नमी की कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाली जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला आता है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। इसके द्वारा भी जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, अतः सब्जियों, फल, मछली, मांस का परिरक्षण करने के लिए तेल व सिरके का परिरक्षण किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दूध को ठंडा एवं गर्म करके भी सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाता है? नष्ट किया जा सकता है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसे पाश्चरीकृत करके उपयोग में लिया जाता है। पाश्चरीकृत करना मतलब दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को क्या करते हैं? 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए क्या करते हैं? गर्म करते हैं, फिर एकाएक उसका ठंडा भंडारण किया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी। किसने की थी? पाश्चरीकरण की खोज की थी लुई पाश्चर ने। इसी के नाम पर इसका नाम पाश्चरीकृत दूध पड़ा, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। अगला आता है भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे और सब्जियों भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिसमें से क्या होती है? सूक्ष्म जीवों से इनकी रक्षा होती है। आपने देखा होगा जो भी मेवे वगैरह, काजू, किशमिश, बादाम सभी पैकेटों के अंदर आते हैं, इन्हें वायु रहित करके पैक किया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की क्या होती है? वृद्धि नहीं होती है।
अगला टॉपिक है अपना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 के मैंने प्रथम अध्याय में बताया था आपको नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से फसल की पैदावार में क्या वृद्धि की जाती है, क्योंकि राइजोबियम लेग्यूम पौधों की घनता में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक संचिता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, जिससे फसल की पैदावार में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके लिए अपन गंवार और मतलब फलीदार पौधे लगाए जाते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% तक क्या है, नाइट्रोजन है, 21% तक ऑक्सीजन है और बाकी की जो 2 से 3% है अदर गैसेज पाई जाती है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का सामान्य घटक है जो प्रोटीन, पर्णरहित न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित वायु जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। आपको नाइट्रोजन चक्र की एक टेबल दिखा रखी है, तो याद कीजिएगा। सबसे पहले मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं, जंतुओं द्वारा खाना खा लिया जाता है। उसके पश्चात मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं, उन पौधों को जंतुओं द्वारा खाया जाता है। इसके पश्चात जंतु इसका उत्सर्जन करके मिट्टी द्वारा पुनः नाइट्रोजन को अपशिष्ट के रूप में छोड़ देते हैं। इस अपशिष्ट को जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन किया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल जाती है। इसे तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु या निरीह शैवाल द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। ये जीवाणु पुनः नाइट्रोजन यौगिकों को में इसको क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं और